Hi, every tomorrow has two handles. We can take hold of it with the handle of anxiety or the handle of faith. Today is 11th of February 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. I believe आज mic properly work कर रहा है. Okay? So rapid GK yesterday questions के answers हैं. Kundhei puppetry art belongs to the state of Odisha. ऑथर ऑफ रामचरितमानस जी, रामचरितमानस हैं तुलसीदास जी. प्रिडिसेसर ऑफ बुद्धा अंडर बुद्धिज्म थे कश्यपा, और जो सक्सेसर है नेक्स्ट बुद्धा है वो है मैत्रेय बुद्धा. मध्य प्रदेश में है मांडू फेस्टिवल. होला मोहल्ला फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है पंजाब में. सो दीज आर क्वेश्चंस, दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चंस. आज के सवाल हैं. एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ASER is published by which institution? Which country is also known as Crossroads of Central Asia? Which is the only living coral reef in North America? Which isthmus, isthmus क्या होता है tell, and which isthmus connects the continents of Asia and Africa? Which pass links the Kullu, Lahul and Spiti valleys? So these are 5 questions for today. आज की vocabulary है अविडिटी, मतलब उत्कट इच्छा, एक्सट्रीम ईगरनेस, एंथुजियाज्म. गस्टो मीन्स उत्साह, एंजॉयमेंट और विगर इन डूइंग समथिंग, जेस्ट, एंथुजियाज्म. ड्रेप मतलब सजाना, टू मेक मोर अट्रैक्टिव बाय एडिंग समथिंग दैट इज ब्यूटिफुल और बिकमिंग, अडॉन. ग्रेवेस्ट, ग्रेवेस्ट मतलब होता है सबसे गंभीर, गिविंग कॉज फॉर अलार्म और सीरियस. देन कॉनाइवेंस का मतलब होता है मिली भगत है वहाँ पे, विलिंगली टू सीक्रेटली अलाउ और बी इन्वॉल्व्ड इन रॉन्ग डूइंग, एस्पेशली एन इमोरल और इलीगल एक्टिविटी. So these are vocabulary words for today. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. ये 11th of February में आज हम इन दोनों सवालों पे आंसर राइटिंग करेंगे. ओके, देन जो प्रीलिम्स 2022 कोर्स है, इसके बारे में मैंने बताया था, लैंग्वेज, ईयर, प्रोसीजर, फॉर्म, कम्युनिकेट एंड ज्वाइन. नाउ सी, आज से हम ये गूगल मीट स्टार्ट करेंगे. आई विल बी कॉलिंग यू. इसके लिए प्री रिक्विजिट है, एक गूगल मीट करके एक एप्लीकेशन आता है, गूगल का है, ऑफिशियल एप्लीकेशन है. एंड्रॉयड के लिए भी है और iOS में भी अवेलेबल है, और विंडोज़ से भी अगर आप PC कंप्यूटर में यूज़ कर रहे हो तो गूगल मीट डायरेक्टली विंडोज़ से भी ओपन हो जाता है. तो इसको आप रेडी रखना, इंस्टॉल करना है, और प्रॉपर नेटवर्क एरिया में भी रहना है. प्लस अगर क्विकली कम्युनिकेट करना है तो आई फाउंड कि आप जीमेल इतना क्विकली देख नहीं रहे हो, तो मुझे एक बार व्हाट्सएप भी कर दो योर नंबर, फ्रॉम योर नंबर दिस डिटेल्स, सो दैट मैं आपका नंबर सेव कर लूँगा, और क्विकली अगर कम्युनिकेट करना है तो मैं इसके थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू कम्युनिकेट कर पाऊँगा. ओके, सो लेट अस स्टार्ट दिस प्रोसेस फ्रॉम टुडे. ऑल राइट, और इस नंबर के लिए यू कैन गो टू द वेबसाइट, यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर इनेबल्ड है. देन दिस इज कोर्स, सो यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स प्रीलिम्स 2022. फी इज ओनली 1111, और ये पेमेंट बटन इनेबल्ड है, इसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो. ओके, और ये आंसर राइटिंग प्रोसीजर प्रोग्राम अपना कंटिन्यू रहेगा. यू कैन सबमिट योर आंसर्स ओवर हियर. ऑल राइट, सो ये चीज़ें हैं. नाउ लेट अस कम बैक टू द हिंदू न्यूज़पेपर. ये है फ्राइडे February 11th 2022. आज के न्यूज़पेपर में हम RBI का रेट प्रोसीजर देखेंगे, एज नो बार, क्वारंटीन, कोविड-19, ई व्हीकल्स. एडिटोरियल आज का अच्छा है, रॉन्ग सिग्नल्स, दिस इज अबाउट हाई कोर्ट ऑर्डर, नेशनल सिक्योरिटी, दिस इज RBI. ये अगेन बात है फंडामेंटल राइट्स की, यहाँ पे डिस्कशन करेंगे. एग्रीकल्चर MSP हम देखेंगे. देन दिस इज अबाउट इलेक्शन, और देन दिस इज रशिया, बेलारस, यूक्रेन क्राइसिस, इंडो पैसिफिक, यूके का ऑप्शन, और दिस इज बिजनेस में अगेन RBI रिलेटेड न्यूज़ है. कल हमने फिजन और फ्यूजन देखा था, तो फ्यूजन से रिलेटेड आज बहुत अच्छा एक्सप्लेनर आया है, इसको हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे, फ्यूजन प्रोसेस. देन दिस इज नो योर इंग्लिश एंड इंडियाज ऑस्कर का जर्नी. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम दिस द हिंदू न्यूज़पेपर टुडे. ओके, सो जो फर्स्ट न्यूज़ है वो है RBI होल्ड्स रेट्स टू स्पर ग्रोथ. सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सबसे इंपॉर्टेंट बैंक होता है, सेंट्रल बैंक होता है ये, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. इंडिया में
बैंकिंग रिलेटेड, रेगुलेशन रिलेटेड, मॉनेटरी पॉलिसी क्या रखनी है, सब जगह आरबीआई का मेन से होता है। तो आरबीआई होल्ड्स रेट्स टू स्पर ग्रोथ। ग्रोथ कब होगी? जब आपके पास पैसा आएगा। तो जब लिक्विडिटी इजी हम फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब हम बहुत फ्रीली पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो पैसा लेना है वो आसान हो गया है। तो उस केस में क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। कोविड-19 आया, कोविड-19 के कारण इकोनॉमिक हार्डशिप आई, लोगों को रिकवर करने के लिए इजी लिक्विडिटी चाहिए, इजी मनी पॉलिसी चाहिए। सो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है फॉर पास्ट सम टाइम इजी लिक्विडिटी के लिए, लिक्विडिटी इजीली अवेलेबल करने के लिए इजी मनी पॉलिसी अपना रहा था। जो रेट्स होती है, रेपो रेट्स और रिवर्स रेपो रेट, ये दोनों टेंडम में चलती है। टेंडम मतलब साइमल्टेनियसली अप जाएगी, साइमल्टेनियसली डाउन होगी। रेपो रिवर्स रेपो को टिंकर करके आरबीआई एट टाइम्स लिक्विडिटी को एडजस्ट करता है मार्केट में। अब बिकॉज इकोनॉमिक ग्रोथ करना था तो आरबीआई इजी चल रहा था। अब प्रॉब्लम क्या आती है, जब बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी हो जाती है तो क्या होता है, इन्फ्लेशन आने लग जाता है। और पिछले कुछ टाइम से हमने इन्फ्लेशन का थ्रेट देखा है। तो लिक्विडिटी अगर ज़्यादा हो रही है तो मतलब इन्फ्लेशन का थ्रेट है। लिक्विडिटी को कम करेंगे तो इकोनॉमिक रिकवरी कम हो जाएगी। तो दैट इज़ वाई आरबीआई यहाँ कैच-22 पोजीशन पे था। अब आरबीआई है फॉर दिस अगेन एमपीसी में ये डिसाइड किया कि ग्रोथ को रिकवर करने के लिए ओमिक्रॉन के कारण जो डिफ़िकल्टी आ गई है, उसके कॉन्टेक्स्ट में ग्रोथ को रिकवर करने के लिए आरबीआई अभी इजी मनी पॉलिसी ही कंटिन्यू करेगा। तो आरबीआई ने थर्सडे को डिसाइड किया है बेंचमार्क रेपो रेट 4% पे ही रहेगी, और रीइटरेट किया है कि ये अभी भी अकोमोडेटिव पॉलिसी रहेगा। मतलब इजी चल रहा है आरबीआई, ग्रोथ को उसका फोकस है, इकोनॉमिक रिकवरी फोकस है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग अभी पर से टारगेट नहीं हो रहा है। तो दिस इज दैट। तो दिस इज अ बिट टू एंश्योर इकोनॉमी की रिकवरी फ्रॉम द कोविड-19 पैंडेमिक। क्योंकि ओमिक्रॉन आया तो क्या ऐसा नहीं हो कि रिकवरी हो रही थी वो सस्टेनेबल नहीं है फिर फॉल हो जाए। इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए, ड्यूरेबल ब्रॉड बेस्ड रखने के लिए अभी आरबीआई अकोमोडेटिव पॉलिसी कंटिन्यू करेगा। इस आर्टिकल को आगे हम एडिटोरियल में भी देखते हैं और इससे रिलेटेड एक आंसर राइटिंग भी करेंगे। देन दिस इज एज नो बार। कॉन्स्टिट्यूशन में जो इलेक्शंस होते हैं वो फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी होता है। एज नो बार, इफ़ यू आर 18+ आपको वोट डालना है, दिस इज योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। एज नो बार। सीनियर सिटीजन पोलिंग स्टेशन पे है, दिस यहाँ पे 60% वोटर टर्न आउट हुआ फर्स्ट फेज ऑफ असेंबली इलेक्शन इन यूपी। नो दिस परसेंट इज लेस। आइडियल केस में ये अप टू 90% जाना चाहिए वोटर टर्नआउट। लोगों को बाहर निकल के वोट कास्ट करना बहुत ज़रूरी है। देन एनएमसी वॉन्स स्टूडेंट्स अबाउट सीट्स इन चाइना। चाइना के साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सारे जो फॉरेन स्टूडेंट्स चाइना जाते हैं पढ़ाई के लिए, चाइना में जब से वुहान वायरस कोविड लॉकडाउन हुआ, चाइना इन स्टूडेंट्स को वापस एंट्री नहीं दे रहा है। तो जो स्टूडेंट्स अभी चाइना गए थे पढ़ाई के लिए, वो कोविड के टाइम पे वापस इंडिया आ गए, अब वो वापस चाइना नहीं जा पा रहे हैं। दिस इज द प्रॉब्लम। नो क्वारंटीन फॉर ट्रेवलर्स फ्रॉम 82 नेशंस। कोविड-19 के केसेस कम हो रहे हैं। एट रिस्क टैग है फॉर कंट्रीज हैज ऑल्सो बीन रिमूव। तो थोड़ा यहाँ पे अब रिलैक्सेशन मिल रहा है इंटरनेशनल ट्रैवल। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। नेक्स्ट जो है वो है गवर्नमेंट ड्राफ्ट पॉलिसी फॉर डिलीवरी सर्विसेज टू स्विच टू ई व्हीकल्स। ई व्हीकल्स दिल्ली गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो व्हीकल्स हैं, जैसे गवर्नमेंट व्हीकल्स भी हैं महाराष्ट्र में, ऐसी जो दिल्ली में मैक्सिमम जो व्हीकल्स हैं, इवन जो बसेस हैं, उनको ई व्हीकल्स में कन्वर्ट करना है। वाई? पॉल्यूशन इससे कम होगा। दिल्ली में जो पॉल्यूशन होता है उसका एक मेजर कॉज है दिस वेहिकुलर पॉल्यूशन। देन दिस इज दिस पेज। अब आते हैं एडिटोरियल में। फर्स्ट एडिटोरियल है रॉन्ग सिग्नल्स। आज हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। फंडामेंटल राइट में एक आर्टिकल 19 भी है, फ्रीडम है स्पीच और एक्सप्रेशन का। तो जो मीडिया है, प्रेस है, इनको भी एक सर्टेन फ्रीडम मिला है कि वो विदाउट एनी प्रेशर जो फैक्ट्स हैं, जो न्यूज़ है, उसको प्रेजेंट कर पाए अपने व्यूवर्स के साथ। रॉन्ग सिग्नल क्या होता है? जब मीडिया की फ्रीडम को कर्टेल होने की कोशिश होती है। हाईकोर्ट ऑर्डर एक्सेप्टिंग नेशनल सिक्योरिटी बोगी टू शट डाउन चैनल इज कंसर्निंग। अब सी, अगर कोई न्यूज़ चैनल है तो ये जो न्यूज़ चैनल होते हैं इनके लिए एक प्रॉपर प्रोटोकॉल भी होता है, एक प्रॉपर गाइडलाइन भी होती है। इनको रजिस्टर करना पड़ता है अपने आप को फॉर दिस डिसएमिनेशन ऑफ न्यूज़।
कल ही हमने एक्रेडिटेशन ऑफ दिस रिपोर्टर्स के बारे में पढ़ा था, एक्रेडिटेशन। सो द पॉइंट इज, अगर मीडिया हाउस एक सर्टेन गाइडलाइन फॉलो नहीं कर रहा है, फेक न्यूज़ या फिर इररेस्पॉन्सिबल वे में वो न्यूज़ कवरेज हो रहा है और वो उसका जो वर्क है वो अगेंस्ट है, लाइक उससे नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट हो रहा है, देन गवर्नमेंट के पास पूरा पावर है कि उस मीडिया हाउस को क्लोज कर दे। बट ये जो भी चीज़ होती है ये होनी चाहिए ट्रांसपेरेंट मैनर में, ट्रांसपेरेंट मैनर में। अब जैसे एक मीडिया हाउस को क्लोज हुआ तो उसको जब क्लोज किया गया और क्वेश्चन जब हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट में जजेस के पास गवर्नमेंट ने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया कि ये डिसीजन क्यों लेने को हम मजबूर हो गए, हमने क्यों क्लोज किया इस मीडिया हाउस को। बट जो प्रोवाइड किया है यहाँ पे प्रूफ या फिर एविडेंसेस, वो लाइक क्लोज पैकेट्स में है, उसको डिक्लेयर नहीं किया गया। तो इस बात पे सवाल उठ रहा है कि टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होना चाहिए। ब्रॉडकास्टिंग इन्वॉल्व्स इंटरकनेक्टेड राइट्स कंसर्निंग मीडिया फ्रीडम। फ्रीडम है टू डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन, फ्रीडम है टू कंज्यूम इंफॉर्मेशन, और ये सब जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर आता है, आर्टिकल नंबर 19। तो अगेन बात ये है कि अगर नेशनल सिक्योरिटी है विच इज़ अ वैलिड थिंग, तो जो भी रीजंस हैं वो यहाँ पर इन्वॉल्व, जो भी रीजंस हैं वो यहाँ पे डिक्लेयर करना चाहिए। देन इफ द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग कॉन्फिडेंशियल इंटेलिजेंस क्लेम्स टू रिवोक द परमिशन गिवन टू अ चैनल, तो इससे क्या होता है, जो मीडिया है वो अपनी फ्रीडम लूज करेगा, विच विल नॉट बी राइट टू द सोसाइटी। तो ये फर्स्ट एडिटोरियल है। सेकेंड एडिटोरियल में जो भी हमने बात किया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोई चेंजेस नहीं रखे हैं अपनी पॉलिसी में, रेपो रिवर्स रेपो 4% पे ही रखा है। तो आरबीआई का ये जो मैंडेट है, बिकॉज आरबीआई बड़ा कॉशियसली चल रहा है, आरबीआई ईजी को टाइट करने की कोशिश कर रहा था, बट ओमिक्रॉन का थ्रेट आ गया। अब बिकॉज ओमिक्रॉन में फिर इकोनॉमी हमारी हिट हुई है, सो आरबीआई अब वापस अकोमोडेटिव पॉलिसी कंटिन्यू रखेगा। अब इस बात पे फिर आरबीआई का क्रिटिसिज्म हो रहा है कि व्हाट अबाउट इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन टारगेटिंग ज़रूरी है। इन्फ्लेशन होता है तो जो सेविंग्स हैं, सैलराइड एम्प्लॉयज़ हैं, इनको बड़ा लॉस होता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का डिसीजन है इंटरेस्ट रेट अनचेंज्ड होगा, अकोमोडेटिव पॉलिसी बना रहेगा। इस बात पे क्रिटिसिज्म हो रहा है कि आरबीआई बहुत ज़्यादा सेफ चलने की कोशिश कर रहा है इकोनॉमिक रिकवरी के लिए, और उससे इकोनॉमिक रिकवरी तो ठीक है बट इन्फ्लेशन से बहुत ज़्यादा लॉसेस हो रहे हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट आ गया था, तो आरबीआई का आर्ग्यूमेंट है कि जो रिकवरी है वो अभी नेसेंट है, सस्टेनेबल नहीं है, सो दैट इज़ वाई अकोमोडेटिव बने रहना पड़ेगा, ईजी मनी पॉलिसी अपनाना पड़ेगा। तो आरबीआई का जो प्रोग्नोसिस है वो जीडीपी एक्सपेंशन का है 7.8%। लेटेस्ट सी इसमें फ्लक्चुएशंस आते हैं। अभी आप इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ोगे ना, ज़्यादा पूरी इकोनॉमी में डेटा पे हमें ड्वेल नहीं करना है। ये जो डेटा है ये बड़ा फ्यूटाइल एक्सरसाइज होती है, इसमें अभी बहुत वॉलेटिलिटी है। हमें केवल कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान रखना है, और वो भी वही कॉन्सेप्ट्स जो वेल सेटल्ड है, एग्जाम्स में केवल यही पूछे जाते हैं। तो आरबीआई का ब्रेव अटेम्प्ट है डाउन प्लेइंग द रिस्क नॉट विद स्टैंडिंग। आरबीआई पे क्रिटिसिज्म हो रहा है कि एक तरफ तो देखो सीपीआई इतना बढ़ गया, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, फोर्थ फिस्कल क्वार्टर में 5.7% था, और 4+-2 होना चाहिए, एमपीसी का मैंडेट है इन्फ्लेशन का। तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग में आरबीआई डिफीट होता नज़र आ रहा है, और इस बात पे फिर क्वेश्चंस उठ रहे हैं। ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइस अपटिक हो सकता है, अपसाइड हो सकता है अगर यूक्रेन क्राइसिस अगर वर्जन होता है तो। प्लस मॉनेटरी अथॉरिटी जो है प्लम्ड टू बैकिंग देयर ओन ऑप्टिमिस्टिक अजम्पशंस। तो द पॉइंट इज रियलिज्म भी यहाँ होना चाहिए। अभी विंटर्स थी तो विंटर्स में वेजिटेबल सस्ती हो जाती है, वेजिटेबल सस्ती हुई तो इन्फ्लेशन में थोड़ा कंट्रोल आया। बट अब जैसे ही समर आएगा वेजिटेबल्स जो फूड लेड इन्फ्लेशन है वो बढ़ेगा, तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग अगेन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा फूड गेन प्रोडक्शन के कारण। तो द पॉइंट इज इन्फ्लेशन पे आरबीआई को वर्क करने की ज़रूरत है। इन्फ्लेशन अभी मल्टी डेकेडल हाई पे है नंबर ऑफ कंट्रीज़ में। अगर अपन यूएस का भी फेडरल रिजर्व देखें तो इसने भी फिस्कल टैपरिंग स्टार्ट कर दी है। फिस्कल टैपरिंग, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है यहाँ पे, जिसका एज अ रिजल्ट हमारे जो स्टॉक्स हैं, स्टॉक मार्केट इवन वर्ल्ड के भी हैं, ये अभी क्रैश भी हुए थे। तो फेडरल रिजर्व भी अभी नॉर्मलाइज कर रहा है पॉलिसी को। आरबीआई को भी क्विकली यहाँ पे स्टेप इन करना चाहिए, अदरवाइज देयर इज़ अ रियल डेंजर ऑफ आरबीआई फॉलिंग बिहाइंड द कर्व। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को फिस्कल
रिकवरी तो ठीक है, बट जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग है उसको भी ध्यान रखना ज़रूरी है। अब जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पहले ये हम एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट ऑन द रोल एंड फंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सी, ये पहले भी हमने किया है। लेट अस रिवाइज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। इकोनॉमी से अगर सवाल पूछा जा रहा है ना, तो आरबीआई उसमें आता ही आता है बैंकिंग सेक्टर में। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हमें सब पता होना चाहिए। इवन इफ़ यू जस्ट ओपन द विकीपीडिया पेज ऑफ आरबीआई और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल साइट में अगर अबाउट सेक्शन भी देखोगे ना, बहुत अच्छे आपको इंसाइट्स मिलेंगे आरबीआई के। तो जस्ट रेफर टू दीज स्टैंडर्ड सोर्स और एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर करना है रोल पे और फंक्शन पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दिस इज वेरी हाई यील्डिंग वंस अगेन। अब ये जो आर्टिकल है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस का। कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस जैसे अभी हमने पढ़ा फ्रीडम, आर्टिकल 19, इसी तरह हमारे यहाँ इक्वालिटी भी है, राइट टू इक्वालिटी भी है। हमारे यहाँ फ्रीडम प्रोफेशन का भी है। हमारे यहाँ ऐसा है कि कोई भी पर्सन, नो मैटर वो किस राज्य का है, वो किसी दूसरे राज्य में जाके जॉब एम्प्लॉयमेंट कर सकता है। बट अगर ऐसी कंडीशंस लग जाती है कि लोकल जो है, सन ऑफ सॉइल्स थ्योरी, उन्हीं को जॉब में रिजर्वेशन होगा, उन्हीं को जॉब में, इवन प्राइवेट सेक्टर में भी उन्हीं के लिए रिजर्वेशन होगा, तो इससे एक सेटबैक होता है। हरियाणा में अभी स्टेट एम्प्लॉयमेंट लोकल कैंडिडेट एक्ट की बात थी। 75% रिजर्वेशन है प्राइवेट सेक्टर में, और वो भी केवल स्टेट के और लोकल रेसिडेंट्स को। मतलब सपोज से गुजरात से कोई हरियाणा जाके वर्क कर रहा है तो वो इस क्राइटेरिया में फिट नहीं होगा। 75% जॉब्स केवल हरियाणा वालों को ही मिलेगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है ये हम आगे देखते हैं। ऑल्दो इसमें ये भी लिखा हुआ है कि ये एक्ट केवल उधर ही लगेगा जहाँ 30,000 पर मंथ ऐसा पेमेंट मिल रहा है सैलरी का। जो स्टार्टअप्स वगैरह हैं उनको रिलैक्सेशन दिया है। अब द पॉइंट इज, जैसे स्टार्टअप, आईटी टेक्नोलॉजी कंपनीज, शॉर्ट टर्म डेवलपमेंट, लेबर, डोमेस्टिक वर्क, प्रमोशन, ट्रांसफर विद इन द स्टेट को अभी एग्जेम्पशन मिला है, इधर एग्जेम्पशन मिला है। पर बात एग्जेम्पशन की नहीं है। क्या सच टाइप ऑफ जो लॉज हैं ये टेस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, टेस्ट ऑफ जुडिशरी वैलिड हो पाएंगे या नहीं? बिकॉज से कल को महाराष्ट्र भी ऐसा लॉ ले आए, फिर देन झारखंड ले आए, देन कर्नाटका ऐसा लॉ ले आए, वेस्ट बंगाल ले आए, मध्य प्रदेश, दिल्ली, तो इससे तो केओस होगा। सो दैट इज़ वाई सच टाइप ऑफ थिंग्स हमें एनकरेज करना चाहिए या नहीं। अब एट द कोर ऑफ द इशू ये है कि पहले भी राज्यों ने इस टाइप से ट्राई किया है, बट वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी में नहीं आ पाए। अब इसमें वन बाय वन कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, हम उसके अंदर की पॉलिटी को समझते हैं, पॉलिटिकल नहीं। पहला, आर्टिकल 19(1)(g) क्या बोलता है? ये बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है फ्रीडम टू कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। मतलब हम कोई भी ट्रेड, बिजनेस, ऑक्यूपेशन कर सकते हैं। आर्टिकल 19(1)(g), इसी आर्टिकल के थ्रू जो क्रिप्टो करेंसी था ना, उसको भी वैलिड करा दिया गया था थ्रू कोर्ट। आरबीआई ने बैन किया था, पर कोर्ट ने कहा कि जो क्रिप्टो करेंसी का ट्रेड कर रहे हैं वो तो उनका फंडामेंटल राइट है, तो उसको वैलिड करो। तो आरबीआई का ऑर्डर क्वाश हो गया था बाय दिस आर्टिकल 19(1)(g), बिकॉज क्रिप्टो भी एक क्या है, ट्रेड है, ऑक्यूपेशन है। देन अब इसमें यह भी है कि कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हो सकती है इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। अब इसी रिस्ट्रिक्शंस के थ्रू ये इस टाइप के एक्ट्स आते हैं कि जैसे ये भी हो सकता है कि प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन है। अब ऐसा नहीं है कि आपने एमबीबीएस नहीं किया है बट इफ यू वांट टू प्रैक्टिस लाइक मेडिसिन एंड ऑल, तो नहीं, आप नहीं कर सकते, आपके पास वो एमबीबीएस डिग्री होना चाहिए। तो प्रोफेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन का रिस्ट्रिक्शन हो सकता है। अब जो एक्ट है उसमें 75% लोअर एंड जॉब्स देना है लोकल को, तो क्या ये अगेंस्ट हो रहा है राइट टू कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन का? दिस इज वन थिंग। इससे पहले अगर सुप्रीम कोर्ट के केसेस देखें तो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के पास ऑटोनॉमी है इन देयर एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। 2002 में बोला टीएमएपाई फाउंडेशन केस में, 2005 में बोला पीए इनामदार केस में, रिजर्वेशन कैन नॉट बी मैंडेटेड ऑन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दैट डू नॉट रिसीव फाइनेंशियल एड फ्रॉम द स्टेट। मतलब अगर फाइनेंशियल एड वाला इंस्टीट्यूशन नहीं है तो हम वहाँ फोर्स नहीं कर सकते हैं रिजर्वेशन, तो बिकॉज इससे फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन नहीं होगा। ये केस आया 2005 में ही, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, रिजर्वेशन प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आए फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एंड शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब। बट ये जो अमेंडमेंट्स थे ना, ये थे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे, प्राइवेट सेक्टर में नहीं थे, जॉब्स में नहीं थे। तो एजुकेशन में थे बट जॉब्स में नहीं थे। दिस इज फर्स्ट थिंग।
तो पहला ये है कि प्राइवेट सेक्टर में क्या इस तरीके से फोर्स एनफोर्स किया जा सकता है क्राइटेरिया फॉर ऑक्यूपेशन, दिस इज वन थिंग। सेकेंड, जो रिजर्वेशन है ऑन द वर्च्यू ऑफ डोमिसाइल है, तो इस बात पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता है, बिकॉज जो रिजर्वेशन का अभी हमने अगेन देखा था उसका क्राइटेरिया अगर इकोनॉमिक क्राइटेरिया भी रखा गया था, जैसे पीपल ऑफ दिस जो अभी नया 10% रिजर्वेशन आया है EWS का, उस पर भी सवाल उठ गए थे कि 8 लाख का क्राइटेरिया कैसे आया, तो इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे भी सवाल उठे। अब अगर आप रेसिडेंस बेस्ड क्राइटेरिया रखोगे फॉर रिजर्वेशन तो ऑब्वियसली इस पे फिर से अनकॉन्स्टिट्यूशनल होने का थ्रेट है। आर्टिकल 16 जो है वो बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 16 ये प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन, बर्थ रेसिडेंस वगैरह के जगह पे इन बिहाफ में रिजर्वेशन नहीं होगा। It permits Parliament to make law residence within a state for appointment to a public office. बट अब इसमें एक क्राइटेरिया ये आ जाता है, पार्लियामेंट जो है वो एक लॉ बना सकती है, रेसिडेंस के हिसाब से कुछ पब्लिक ऑफिस पे क्राइटेरिया आ जाएगा, बट इनेबलिंग प्रोविजन इज फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ना कि प्राइवेट सेक्टर जॉब पे। तो यहाँ एक कैच आ गया, लॉ नीड्स टू बी मेड बाय पार्लियामेंट नॉट बाय स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये सेकंड कैच आ गया कि प्राइवेट सेक्टर में आप एम्प्लॉयमेंट क्राइटेरिया नहीं कर पाओगे, देन उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर लॉ नहीं लाएगा, वो लॉ लाएगा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो ये कंडीशंस आ गई। अब बात करें स्पेशल केस का, तो कुछ जगह स्पेशल केसेस भी हैं, जैसे कि आंध्रा में तेलुगु मीडियम के ऊपर जो बात आया था, तो ऐसा राज्यों ने अक्सर ये किया है कि कुछ एक क्राइटेरिया ला रहे हैं ऑक्यूपेशन या फिर जॉब से रिलेटेड, बट मोस्टली जो सुप्रीम कोर्ट है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देती है। कुछ जैसे स्पेशल एरिया है नॉर्थ ईस्ट वगैरह में, उनको स्पेशल प्रोविज़न दिया गया है टू मेंटेन देयर आइडेंटिटी, बट अगेन द पॉइंट इज कि ये वाला जो केस है ये 75 रिजर्वेशन का परमिट होगा या नहीं। इंदिरा सावने केस में भी ये आया था कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन पब्लिक सर्विसेज में नहीं हो सकता, तो यहाँ आप 75% क्राइटेरिया ला रहे हो, ये क्या कॉन्स्टिट्यूशनल होगा या नहीं। ये ऐसे करके डिफरेंट यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं, थॉट्स लिखे हैं। अब जैसे ये है कि अगर फार फ्लंग रिमोट एरिया है, वहाँ की जो पॉपुलेशन है उसको डिफरेंटली ट्रीट करना है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन पे ये अलाउ किया जा सकता है, बट इन द केस ऑफ से हरियाणा महाराष्ट्र लाइक दैट, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन मीट नहीं होगा क्राइटेरिया, दिस इज द थिंग। अब इससे पहले भी ऐसे केसेस आए तो वो यूजुअली होल्ड नहीं कर पाते हैं। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, अगर ये बाय द वे होल्ड भी हो जाता है तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा। इम्पैक्ट ये होता है कि इससे एक तो नेशनल इंटीग्रिटी पे इम्पैक्ट आता है, क्योंकि इंडिया आज की डेट में ऐसा नहीं है, सब लोग बहुत डिस्ट्रीब्यूटेड है, बहुत सारे महाराष्ट्र के से दिल्ली में काम कर रहे हैं, बहुत सारे बिहार के से गुजरात में काम कर रहे हैं, बहुत सारे हरियाणा के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में वर्क कर रहे हैं। अगर इस तरीके से सेग्रीगेशन होने लगेगा तो डिविजिव टेंडेंसी बढ़ेगी। द कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्सेप्चुअलाइज करता है इंडिया एज वन नेशन, ऑल सिटीजन्स हैविंग इक्वल राइट्स टू लिव ट्रैवल एंड वर्क एनीवेयर इन द कंट्री। तो ये जो वन है हमारा, वन, ये पर्पस डिफीट नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप से इधर पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि ये जो क्राइटेरिया है कि हम एम्प्लॉयमेंट इवन प्राइवेट सेक्टर में केवल लोकल्स को ही एनकरेज करें, सच टाइप ऑफ लॉज होंगे तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। प्लस ये एक बहुत फ्लॉड नोशन भी होता है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे भी हमने देखा था कि इमिग्रेंट्स आ जाते हैं और फिर वो यूएसए को लोकल्स का जॉब ले जाते हैं। एक्चुअली दिस इज़ नॉट राइट। यूएसए जो बना है वो बना ही इमिग्रेंट्स के थ्रू बना है। जब टैलेंटेड पीपल आते हैं, जैसे गुड़गांव है, गुड़गांव कैसे बना? गुड़गांव इसलिए बना बिकॉज पूरे इंडिया से जो ब्राइट माइंड्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो वहाँ पे आया। सो दैट इज़ वाई क्लोज वॉल करने से एक डिफिकल्टी आती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। दिस इज़ ऑल्सो वन थिंग। सो कोर्ट्स अभी इस मैटर को देख रहे हैं, इस पे जो डिसीजन आएगा वो अपन फिर आगे फॉलो करेंगे। सो दिस इज अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस। अब इससे रिलेटेड हम अपने कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रीलिम्स के एस्पेक्ट को देखते हुए ये सवाल तैयार करते हैं। प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स गारंटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स यहाँ पे आप बताओ। फंडामेंटल राइट्स, this is fundamental rights, not constitutional. This is fundamental rights guaranteed under the Constitution of India.
इसको अपडेट कर दूंगा, दिस इज़ फंडामेंटल राइट। बिकॉज हमने डीपीएसपी कर लिया, फंडामेंटल ड्यूटी कर लिया, ये फंडामेंटल राइट करते हैं, दिस इज़ नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल, फंडामेंटल राइट करते हैं। तो ये बहुत बड़ा पार्ट है ना, ये कवर हो जाएगा और इससे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आना है। अभी पॉलिटी सबसे बैंकेबल, सबसे रिलायबल सब्जेक्ट होता है, प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो पॉलिटी तो हिट होना ही चाहिए। देन एमएसपी स्कीम फॉर ट्रांसफॉर्म इंडियन एग्रीकल्चर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम कॉन्टिन्यूसली साल भर से देख रहे हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये होती है, किसान ने गेहूं लगाया, किसान को उस गेहूं की अच्छी कीमत नहीं मिल रही तो सरकार बोलती है कम से कम इतने पैसे में तो हम ये आपसे खरीद ही लेंगे। तो किसान को एक गारंटी हो गया, एक इंश्योरेंस मिल गया कि चलो फसल खराब नहीं होगी, अगर मैं बेहतर प्राइस में बेच नहीं पाया तो सरकार को एटलीस्ट इतनी प्राइस में तो मैं बेच ही दूंगा। इससे रिलेटेड ये बड़ा अच्छा यहाँ पे बातें बताई है कि एमएसपी पॉलिसी क्यों इवॉल्व हुई, एमएसपी में चैलेंजेस क्या आते हैं। तो जैसे फार्मर प्रोटेस्ट जो हुआ उसमें एमएसपी जो एज अ पॉलिसी थी उसको लीगलाइज करने की बात थी। तो दिस इज़ देयर, एमएसपी का मतलब हमें पता है, एमएसपी एक क्रॉप नहीं, बहुत 23 समथिंग क्रॉप में एमएसपी प्रोवाइड की जाती है। अब अगर देखें ना एमएसपी को, तो एमएसपी बेसिकली बेनिफिट भी देती है, एमएसपी से मल्टीपल बेनिफिट्स आते हैं। इससे प्राइस स्टेबलाइजेशन होता है, फ्लक्चुएशन नहीं होता कि गवर्नमेंट ने बता दिया इतना प्राइस है एमएसपी तो प्राइस स्टेबलाइज्ड रहेगी, स्टेबलाइज्ड होता है। इनकम सपोर्ट मिलता है फार्मर्स को, फार्मर्स को एक इनकम सपोर्ट मिल जाता है। एक मैकेनिज्म भी है कोपिंग विद द इनडेटनेस ऑफ फार्मर, तो एक वेलफेयर का भी एंगल है। तो एमएसपी जो है ये पर्पस करेक्टली फिट करती है, 3 पर्पस, स्टेबलाइजेशन, इनकम सपोर्ट और इनडेटनेस ऑफ फार्मर को एड्रेस करना। देन एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 आया था टू काउंटर प्राइस राइज ड्यू टू स्पेकुलेटिव प्राइवेट ट्रेडिंग, और फिर 1960s में आया एमएसपी। स्पेकुलेशन क्या होता है, एक टाइम था इंडिया में होर्डिंग बहुत चलती थी, ब्लैक मार्केटिंग होती थी, तो इसलिए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट आया कि हम अननेसेसरी जो इन्फ्लेशन हो रहा है, आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन जो हो रहा है, शॉर्टेज बनाने की कोशिश की जा रही है फूड ग्रेन का, बिकॉज ये जो टाइम था तब हम फूड इंडिपेंडेंट नहीं थे, हम शिप टू माउथ कंट्री कहलाते थे। तो पहले आया 1955 का एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, जिसमें हाल ही में अभी अमेंडमेंट भी हुआ है। देन उसके बाद एमएसपी आई 1960 में। अब बिकॉज फूड का बड़ा शॉर्टेज था तो आइडिया ये था फूड प्रोडक्शन को बढ़ाओ, और इसी टाइम पे फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन आना भी चालू हो जाएगा। तो इसलिए एमएसपी देके लोगों को एनकरेज किया गया कि आप अपना फूड प्रोडक्शन बढ़ाओ, और ये जो एमएसपी से प्रोक्योरमेंट होगा फूड वो जाएगा बफर स्टॉक में, और फिर वहाँ से फेयर प्राइस शॉप पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इससे मल्टीपल बेनिफिट हुए, फूड प्रोडक्शन भी बढ़ गया, फार्मर को इनकम भी हो गई, और जो फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी थी हमने वो भी करा दी। तो ये बड़ी हिट पॉलिसी बनी एमएसपी की। तो ये था फूड जो है मार्केट इंटरवेंशन, डिफरेंट काइंड ऑफ मैकेनिज्म होगा, कॉस्ट बेस्ड मिनिमम प्रोक्योरमेंट प्राइस होगी, मिनिमम इतने में हम आपका खरीदेंगे। डिफरेंस बिटवीन प्रोक्योरमेंट और मार्केट प्राइस देखा गया। फिर स्टोरिंग प्रोक्योर्ड सरप्लस को पीडीएस के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करने की बात आई, ये सब चीज़ें हमने देखा। अब बात आया कि फार्मर्स ने देखा कुछ पर्टिकुलर क्रॉप्स में एमएसपी अच्छा मिल रहा है, तो इन्होंने क्या किया, बस राइस और व्हीट लगाना ही चालू कर दिया। तो इससे ग्रीन रिवॉल्यूशन का भी दौर था। ग्रीन रिवॉल्यूशन में हमने केवल 2 ही क्रॉप पे फोकस किया, राइस और दिस व्हीट। तो मोनोकल्चर चालू हो गया, जो डाइवर्सिटी होनी चाहिए, क्रॉप डाइवर्सिटी, वो नहीं अचीव कर पाए अपन, तो इससे प्रॉब्लम हुई। बट इनिशियली हमारी फूड सफिशिएंसी आ गई, स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह में हमारा सही से चल रहा था। फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे, ग्रीन रिवॉल्यूशन के नेगेटिव फॉलोआउट्स भी हुए। अब इससे क्या होता है, एमएसपी जो एज अ पॉलिसी 1950-60s की थी, क्या वो 2022 में वैलिड है या नहीं है, इस बात पे सवाल है। प्लस जो डाइवर्सिफिकेशन था, जैसे मिलेट का, कोर्स का, पल्सेस का, ऑयल सीड्स का, ये टोटली इग्नोर हो गया। केवल राइस, व्हीट और शुगर का ही कल्टीवेशन हो रहा है, बाकी 20 क्रॉप इग्नोर हो रही है। तो इससे क्या हुआ, स्क्यूड हो गया हमारा फूड प्रोडक्शन। अब ये बात तो हुई इकोलॉजी रिलेटेड। अब अगर इसको इकोनॉमी में देखें अपन, तो जैसे एग्रीकल्चर है वो बहुत ज़रूरी है, ड्रॉट रेजिस्टेंट होना चाहिए, न्यूट्रिशियस होना चाहिए, डाइट जो है माल न्यूट्रिशन को एड्रेस करना चाहिए। इकोनॉमी अगर देखें अपन, तो इस पूरी प्रोसेस की कॉस्ट क्या होती है एमएसपी को कंडक्ट कराने का। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बोलता है कि हम ओवरबर्डनड है, यहाँ पे ओवरबर्डनड है, स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं है और उसको मेंटेन करने में बहुत खर्चा हो जाता है। पीडीएस राशन डिस्ट्रीब्यूशन शॉप्स में भी देखते हैं तो इधर भी एक जो कॉस्ट है डिस्ट्रीब्यूट करना,
वो एफिशिएंटली नहीं हो पाता है एट सम टाइम्स इन सम केसेस। तो टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट जो है सब्सिडी कल्चर का, उससे क्या होता है, फ्रेट, हैंडलिंग, स्टोरेज, इंटरेस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, ये 3 लाख करोड़ रुपए का अपन को पड़ता है पूरा एमएसपी एंड सब्सिडी। तो क्या इसको एफिशिएंट बनाए? एक तो इकोलॉजिकल तो था ही, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, दूसरा इकोनॉमिक कॉस्ट भी हो रहा है। तो इसीलिए टाइम टू टाइम ये बात उठती है कि एमएसपी पे रिवैम्प रिफॉर्म्स ज़रूरी है। अब एज अ बैंड देखें तो एमएसपी प्रॉपरली वेल डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। एमएसपी को हटाना नहीं है, बट एमएसपी को रिफॉर्म करना ज़रूरी है। तो फार्मर जो है, फूड सिक्योरिटी है, क्लाइमेट फ्रेंडली क्रॉपिंग करो। एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम है और एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना भी ज़रूरी है, जैसे क्लाइमेट फ्रेंडली क्रॉपिंग पैटर्न वगैरह बनाए। एमएसपी इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में दैट इज़ वाई रिवैम्प करना ज़रूरी है। ये फिर आगे आर्टिकल लिखा हुआ है। एक्सपेंडिचर जो है वो केवल हाफ द पॉपुलेशन 2025 को इनडायरेक्टली मिल रहा है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तो मतलब जो बेनिफिट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होने में भी डिफ़िकल्टी आ रही है। तो एक नया मैकेनिज्म क्या हो सकता है? क्रेडिट बेस्ड इन्होंने एक आइडिया दिया है। लेट अस नॉट गो टू दिस आइडिया। व्हाट वी राइट नाउ नीड टू डू इज एमएसपी से रिलेटेड क्या चैलेंजेस हैं वो आइडेंटिफाई करें। और आइडिया में एक्चुअली यहाँ ये दिया है कि क्रेडिट दो फार्मर्स को, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए उनको एनकरेज करो, और जो एमएसपी है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी और डिलीवरी ऑफ सर्विस टू दैट बेनिफिशियरी करो। ये सब चीज़ें हम देख सकते हैं। तो दिस इज़ एमएसपी। अभी कल परसों ही हमने एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स और इससे रिलेटेड स्कीम्स देखा था। अभी कल परसों 2-3 दिन बाद हम एमएसपी भी कवर कर लेंगे। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है, इंडियन एग्रीकल्चर। देन इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नर, दिस सबवर्टिंग फेडरल स्ट्रक्चर। हमें इसके बजाय जो गवर्नर है, इस पर 2-3 बार हमने नोट प्रिपेयर कर लिया है। गवर्नर जो पोस्ट है इसको हमें जानना चाहिए, पॉलिटी बिहाइंड गवर्नमेंट गवर्नर पोस्ट। देन एरा दिस, देन पॉलिटिकल, बोनहोमी का मतलब क्या होता है? टेल। देन दिस इज नेक्स्ट पॉलिटिकल। रशिया लॉन्चेस बेलारस मिलिट्री ड्रिल्स। यहाँ पर अभी टेंशंस एस्केलेट तो नहीं हो रहे हैं, पर ये कम भी नहीं हो रहे हैं। रशिया लॉन्चेस बेलारस मिलिट्री ड्रिल। यूरोपियन यूनियन डिलीवर कलेक्टिव रिप्लाई टू रशिया, दिस इज ब्लिंकन। इंडो पैसिफिक रीजन, अब यूएसए इंडो पैसिफिक बोलता है, जो रशिया है वो बोलता है दिस एशिया पैसिफिक, चाइना एंड रशिया, दिस इज इंडो पैसिफिक। देन बोरिस जॉनसन इज इन ट्रबल। आरबीआई ने रिटेन किया है स्टेटस को, मतलब कि ग्रोथ अभी फोकस रखना है हमें, और रेपो रेट में कोई चेंजेस नहीं किया है, अकोमोडेटिव पॉलिसी है अभी। क्रिप्टोज आर अ थ्रेट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये दास साहब ने कहा। क्रिप्टो बेसिकली एक्चुअली रेगुलेटेड नहीं है, इसमें फ्रॉड्स बहुत हो सकते हैं, तो देयर इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम है। आरबीआई ने एक्सटेंड किया लिक्विडिटी विंडो फॉर हेल्थ केयर। कोविड कर्ब्स अब लिफ्ट होंगे। देन दिस इज टाटा स्टील टू रेज दिस मच अमाउंट ऑफ मनी। अब ये है स्पोर्ट्स सेक्शन एंड दिस इज सी फाइनेंशियल असिस्टेंस, ई श्रम रजिस्ट्रेशन। व्हाट इज दिस? जितने भी इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स हैं उनको एक डेटाबेस बनाने की कोशिश की जा रही है। माइग्रेंट वर्कर क्राइसिस के टाइम से ई श्रम रजिस्ट्रेशन पोर्टल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ई श्रम पोर्टल बिल्ड कर रहा है। डेटाबेस है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का, तो दिस इज देयर ई श्रम रजिस्ट्रेशन। देन दिस इज आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना है, दिस इज देयर। एस्ट्राजेनेका को बहुत प्रॉफिट हुआ है एंड गोइंग इलेक्ट्रिक। अब देखिए, कल हमने पढ़ा था फिजन एंड फ्यूजन का, अब न्यूज़पेपर में आज ही ये एक अच्छे से एक्सप्लेनर आ गया। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ न्यूज़पेपर। न्यूज़ कभी भी मिस नहीं होती है, बट ऐसा होता है कि वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सब कवर हो जाएगा, इसीलिए बस हमें रेगुलर रहना है। जैसे आज बड़े डिटेल में इधर बता दिया, क्रिएटिंग अ सन इन अ लैब। ये जो है ना, दिस इज अबाउट जॉइंट यूरोपियन टॉरस, कल पढ़ा था हमने जेईटी। तो जेईटी के थ्रू हम क्या कोशिश कर रहे हैं? हम फ्यूजन की कोशिश कर रहे हैं। फ्यूजन, फिजन नहीं, फ्यूजन। फ्यूजन कल हमने देखा था, जैसे ये दो हैं, ये फ्यूज हो गए हैं, जुड़ गए हैं, और फिर एक नया दिस बन गया हीलियम। प्लस E इज इक्वल टू mc²। यहाँ पे थोड़ा एनर्जी लॉस होगा और वो ही एनर्जी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। फ्यूजन फिजन से बेटर होता है, लेस पॉल्यूटिंग होता है, बट प्रॉब्लम है फ्यूजन को हम कंट्रोल नहीं कर पाते। जो सन है नेचुरली वहाँ पे फ्यूजन हो रहा है, तो हम इसी प्रोसेस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज एक बार हमने फ्यूजन रिएक्टर जैसे अचीव कर लिया तो हमारी एनर्जी की प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। सो वी आर ट्राइंग टू डेवलप दिस कैपेसिटी।
एक आर्टिफिशियल सन बन जाए हमारे पास, जो हमें सारा स्टारलाइट सनशाइन सब दे दे। तो इसके लिए अभी कुछ दिन पहले चाइना का एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामैक था। टोकामैक अभी एक आया था जो चाइना ने अभी ट्राई किया था, बट ये सस्टेनेबल नहीं हो पाया ज़्यादा देर तक। इसमें 70 मिलियन डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर अचीव हुआ था, तो दिस इज़ अगेन गुड। फिर एक इसी से रिलेटेड जॉइंट वेंचर है बहुत सारे कंट्रीज़ का, इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। थर्मो मतलब टेम्परेचर, न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर इंटरनेशनल। 500 मेगावाट जनरेट कर सकते हैं फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन एटम से हीलियम एटम 2035, आज से करीब 10-12 साल बाद। तो ये हुआ ITER। तो ये अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी में हम अचीव कर पाएँ। थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन है, लाइटर एटम्स हैं जैसे हाइड्रोजन के, वो फ्यूज हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और हैवी एटम्स बनेंगे हीलियम के, और इस सब में एनर्जी, मास इनटू एनर्जी, एनर्जी में कन्वर्ट होगा और ह्यूज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी। E = mc² आइंस्टाइन। तो इसी चीज़ को कंट्रोल्ड वे में हम करने की कोशिश करते हैं। नेचुरली ये अभी सन में हो रहा है। बाकी यहाँ एक्सप्लेन किया है कि इसमें थोड़े से अमाउंट में कितनी ह्यूज एनर्जी जनरेट हो सकती है। हिस्ट्री की बात करें तो अर्जेंटीना में काफ़ी लॉन्ग हिस्ट्री रही है, हम इसको ग्रेटनेस अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, बट सस्टेनेबल अभी तक नहीं बना है। फिर आर्टिफिशियल सन बनाने की बात हुई। एक्चुअली क्या होता है, इतना अगर हाई टेम्परेचर हो रहा है तो आप उसको किस जगह कंटेन करोगे? आप किसी भी मेटल, कुछ भी आपने सब्सटेंस बनाया, वो 70 मिलियन डिग्री का टेम्परेचर कैसे सस्टेन करेगा? तो क्यों ना हम ऐसा कुछ करें कि वहाँ पे मैग्नेटिक, यहाँ पे मैग्नेटिक बॉक्स बना दें, या मैग्नेटिक ऐसा कुछ जोन बना दें, तो वहाँ किसी का कांटेक्ट नहीं होगा, और उस मैग्नेटिक जोन में 70 मिलियन से टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो बिकॉज कांटेक्ट नहीं होगा, मेल्टिंग का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस टाइप का जो मैग्नेटिक जोन है वो बनाना एक बहुत डिफ़िकल्टी हो जाता है, जिसमें हम कंटेन्ड वे में फ्यूजन एक्सरसाइज करवा पाए। तो इतना हीट प्रेशर जो है, प्लाज्मा हाइड्रोजन का फ्यूज़ होगा, कोलोसल एनर्जी रिलीज होती है लाइट और हीट का। तो हमने फिर बात किया टोकामैक बनाने का। टोकामैक क्या होता है? जैसे डोनट होता है उसी टाइप के शेप का है ये, साउथ इंडियन वड़ा के टाइप का होता है। इसमें अपन प्लाज्मा को कंटेन कर लें इनविजिबल मैग्नेटिक बॉटल पे। एक्चुअल में कहीं कांटेक्ट नहीं हो रहा है, एक इनविजिबल मैग्नेटिक बॉटल है जिसमें हमने कंटेन कर लिया है फ्यूजन का प्रोसेस। तो अगर ऐसा है तो फिर उसका टेम्परेचर जो है उससे मेल्टिंग नहीं होगी। तो ये जो टोकामैक है ये रशिया का टर्म है। दिस इज चैम्बर विद मैग्नेटिक कॉइल। अब इसी को फर्दर आगे और डेवलप करने की कोशिश है, तो वो है इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर टोकामैक। लार्जेस्ट टोकामैक, वर्ल्ड के ब्राइट माइंड्स इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए क्रायो स्टेट होता है। क्रायो का मतलब होता है कम टेम्परेचर। अब सिग्निफिकेंस क्या है जो रीसेंट फीट्स हैं, हमने जैसे ड्यूटेरियम है, अब ये क्या होता है? आइसोटोप्स होते हैं, जैसे प्रोटोयम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। जैसे 1 0 इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन, दिस 0, यहाँ एक न्यूट्रॉन हो गया या 2 न्यूट्रॉन हो गए, तो इनका मास डिफरेंट हो जाता है। सो दीज आर कॉल्ड आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम है बट न्यूट्रॉन डिफरेंट है, तो दीज आर कॉल्ड आइसोटोप्स। तो ये हाइड्रोजन है, इस तरीके से हमने मर्ज करने की कोशिश किया। जो पावरफुल मैग्नेट्स हैं उसमें इसको कंटेन किया ताकि वो मेल्टिंग नहीं हो। ऐसा यहाँ एक्सरसाइज चल रहा है। अभी ये एक्सरसाइज फाइनल नहीं है, अभी 10-12 साल और लगेंगे इसको अचीव करने के लिए। तो इंडिया ने भी यहाँ पे होमी H भाभा सॉ फ्यूचर इन एनर्जी कमिंग फ्रॉम थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन। तो फ्यूचर तो यही है, देर इज़ नो डाउट अबाउट दैट, बट इसमें अभी और रिफाइनमेंट और इसको सेफ बनाना ज़रूरी है। जैसे देखिए ये ऐसे करके फ्यूजन होके हीलियम बना और एनर्जी रिलीज हुई E = mc²। तो हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन आयन को फ्यूज़ करेंगे और इससे हीलियम बनेगा और रिलीज होगी हीट एंड लाइट। ये कहलाएगा न्यूक्लियर फ्यूजन। ओके, लिमिटलेस सोर्स ऑफ एनर्जी होगा और इससे डैमेज भी नहीं होगा, ग्रीन हाउस गैसेस भी नहीं होगी। दिस इज़ वेरी वेरी प्रॉमिसिंग, बट इस टेक्नोलॉजी को हमें टेम करना चाहिए। तो इस तरीके से ये चैम्बर है, जैसे वड़ा पाव की तरह है। दिस इज़ काइंड ऑफ टोकामैक। तो इस तरीके से ये होगा और वेस्ट इसमें ज़्यादा होगा नहीं। फिजन में तो बड़ा वेस्ट होता है, जो आज के हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर है वो फिजन बेस्ड हैं, तो उसमें जो रेसिड्यू है वो जो होता है वो न्यूक्लियर चार्ज होता है, रेडियो एक्टिव होता है, तो उसको डिस्पोज करना एक बहुत बड़ा हेडेक होता है। तो फ्यूज़न जो है ये फ्यूचर है, इस टेक्नोलॉजी को अभी और इवॉल्व करना पड़ेगा।
ऑस्कर्स में देखते हैं इस बार क्या होता है। ऑस्कर्स अवार्ड, दिस इज़ फॉर मूवीज़। ये नो योर इंग्लिश है, सी। अब जैसे लंच होता है, ओके, एक होता है ब्रंच। ब्रंच ब्रंच क्या होता है, जैसे अब थोड़ा लेट हो गए हो, 11, साढ़े 11, 12 बज गए, तो ब्रेकफास्ट और जो लंच है दोनों को मिला देते हैं तो वो हो जाता है ब्रंच। मील एक सिंगल वर्ड होता है, हम मील्स नहीं बोलते। कुड यू कम एंड हैव अ मील विद मी, मील, ओके। देन जैसे ब्रेक, ब्रेक मतलब तोड़ना। रात भर से आपने खाना नहीं खाया, सो रहे थे, सुबह उठ के आप कुछ खाओगे तो आपने फास्ट को तोड़ा, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड ब्रेकफास्ट। अब इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे होता है, ट्रैक की तरह होता है, और जो फास्ट है वो ए की तरह प्रोनाउंस होता है, जैसे ए इन अगो, ओके। अब ब्रेक इन दिस। अब जो नेक्स्ट है, आई एक्सेप्ट विथ थैंक्स योर काइंड इन्विटेशन टू लंच ऑन। आई एम सॉरी दैट आई एम अनेबल टू एक्सेप्ट योर काइंड टू लंच ऑन एज आई एम दिस। तो दिस इज द वे। अब इसको कैसे प्रोनाउंस करोगे, है ना, इसको कोल, गोल, होल, टोल, बोल। बाउल नहीं बोलना है, दिस इज बोल। और ये है जैसे रूटीन हुआ, ओके। तो दिस इज बोल राइम्स विद कोल, गोल, होल, टोल, लाइक दैट, ओके। और रूटीन तो रूटीन है, ऑलराइट। सो दीज आर सर्टेन इंग्लिश वर्ड्स। सो ये है द हिंदू न्यूज़पेपर। ये 2 आंसर्स आज तैयार करने हैं। फंडामेंटल राइट है ये, फंडामेंटल राइट्स गारंटीड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और रोल एंड फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।